न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में यह कह तो दिया कि 370 बीजेपी की सीटें आएंगी और एनडीए की 400 पार होंगी। और ऐसा कहते के साथ ही उनके तमाम कुछ नेताओं ने ट्विटर पर यह सब लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे होगा ये सब, किस तरह से ये गणित होगा पूरा, ये नंबर क्या वाकई में पूरा होगा या फिर कुछ और बात इसके पीछे चल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिना विपक्ष की मदद के ये गणित पूरा नहीं कर सकते हैं। जहां पर उन्होंने कई लोगों को अपने साथ सामने और कई लोगों को पर्दे के पीछे मिला रखा है। ऐसा इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद इस्तेमाल होता है, लेकिन बीजेपी बाकायदा इसका पूरा इस्तेमाल करती है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन यहाँ पर एवरीथिंग इज फेयर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ये सिचुएशन सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने बीजेपी के इस गणित को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। यहाँ पर अगर आप विपक्ष के कुछ बड़े नामों की बात करते हैं जिनको लेकर ये कहा जाता रहा है कि ये कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये वो चेहरे हैं जो कि ट्विटर से लेकर के मीडिया तक हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को कोसते हुए दिखाई देते हैं। आप कहेंगे ये कोस रहे हैं, तो ये कोसने वाले चेहरे उनके साथ कैसे हो सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं चेहरों को अपनी ताकत बनाकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कौन चेहरे हैं और किस तरह से उनका साथ देने वाले हैं और क्यों साथ देने वाले हैं। पहली बात, जिस तरह से बात होती है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि बहुत बड़ा मैंडेट नहीं रखते हैं, लेकिन अब उनका नाम एक वोट कटुआ के तौर पर दिखाई देने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के बवाली बात बोल देते हैं जिसके चलते बीजेपी पर लोगों की एक ऐसी नज़र चली जाती है जो भी बीजेपी की तरफ जाने की सोच भी रहे हैं 0.1%, 2%, 10%, तो वो लगातार बीजेपी की तरफ जाने की सोचने लग जाते हैं क्योंकि इस तरह के कट्टर बातें, कट्टर तेवर के साथ में वो सामने लाकर रख देते हैं जिससे कि सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होता है। और अब तो कुछ समय से वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो पहले ही जो भी इंडिया के दल हैं उनको उस लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। आप जानते हैं 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी परसेंटेज करके कई जगह पर वोट काटा था और इसके चलते समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई थी। ना सिर्फ उनके चलते बल्कि और भी वजह थी उसकी, बिल्कुल, जैसे कि मायावती और इस तरह के कई लोग के कई नाम जो कि उनके लिए नुकसान का प्रतीक बने हुए थे और ऐसा उन्होंने किया भी। अब वही चेहरे जो हैं धीरे धीरे करके अब नेशनल लेवल पर आने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मायावती की, तो मैं आपको बता दूं कि मायावती जिस तरह से काम कर रही हैं और कई बार पहले भी कर चुकी हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही मायावती के कई ऐसे कदम हैं जिसमें जो कि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और उनके उन कदमों की वजह से सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ है। मायावती यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को फायदा देती नजर आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे अब नेशनल इलेक्शंस की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए संसद के प्रतिनिधि भी चुनने की बात हो रही है, तो मायावती इस तरह से काम कर रही हैं कि साफ सबको दिखाई देने लगा है कि अब ये बीजेपी का दामन थाम रही हैं। खुल करके वो वहाँ नहीं जाती हैं, खुलकर कोई ऐसी डील नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ कि मायावती जिस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं आई हैं, मायावती ने उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की है, कोई बात नहीं की है, और उसके बावजूद मायावती फिर किसके साथ हैं, क्योंकि मायावती इस वक्त खुद बहुत कमज़ोर स्थिति में आ चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनके पास सिर्फ एक ही एमएलए आया, वो भी अपने दम पर जीतकर, उमाशंकर। अब मायावती के पास ज़्यादा रास्ते बचे नहीं हैं। अब मायावती उस कमज़ोर स्थिति में है लेकिन उनके पास मैंडेट है। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति इस तरह की बन चुकी है कि वो दूसरे को डेंट करने का काम ज़रूर कर रही हैं। अपना कितना फ़ायदा कर रहेंगी पता नहीं, लेकिन दूसरे का डेंट तय है। वहीं पर अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी के साथ भी बीजेपी अब धीरे धीरे गुपचुप करके बातचीत शुरू कर चुकी है।
एक बहुत पहले हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो जा करके उनसे मिल रहे हैं गुपचुप तरीके से ममता बनर्जी से। तो वो रिपोर्ट में जो जानकारी हमने दी थी उसमें और ज़्यादा एडवांस जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी को जिस तरह से ईडी के नाम पर, मतलब ये कहा जा सकता है क्योंकि लगातार ईडी ने जिस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ बनाई हैं, ममता बनर्जी पर दबाव बनाया है और फिर बाद में वहाँ पर लोकल लोगों ने ईडी पर अटैक तक किया है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में यानी कि ममता बनर्जी किसी तरह से ईडी को खुद से दूर रखना चाहती हैं। अब वो दूर रखने वाला जो तरीका है वो हर तरह से कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ भी गुपचुप तरीके से बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी अगर, जबकि मायावती के मुकाबले ममता बनर्जी बहुत ही मुश्किल लकीर हैं बीजेपी के लिए जिसे वो खींच सकते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश बीजेपी इसमें कर रही है। वहीं पर आप जानते हैं नीतीश कुमार को किस तरह से बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बना ली, जबकि बीजेपी को नीतीश के साथ सरकार बना के कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने उनके साथ सरकार बनाई है ताकि वो सत्ता में रह सके और मशीनरी उनके कंट्रोल में रह सके। यहाँ पर नीतीश कुमार की बात करें, यहाँ ममता बनर्जी की बात करें, या मायावती की बात करें, या असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, इस तरह के तमाम चेहरे वो हैं जो कि बीजेपी के घोर खिलाफ हैं। बावजूद इसके बीजेपी इन्हीं सब पर डोरे डाल रही है, इनके साथ काम कर रही है और इनको अपने साथ मिला रही है। पहले ही बीजेपी में विपक्ष के कई नेता शामिल हो चुके हैं ऑफिशियली, और अब इन सब तमाम नेताओं के साथ मिलकर वो और ज़्यादा अपने ही समीकरण को मजबूत करना चाहती है। तो जो 370 का नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया है, दरअसल वो नंबर उनके खुद के बीजेपी का नहीं है, सिर्फ एनडीए का नहीं है, वो इंडिया के भी लोगों का है। वो उसके अलावा भी उन दलों का है जो कि बीजेपी के सामने शब्दों की तलवार से वार करते दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद भी इस वक्त बीजेपी को कुल मिलाकर के अपनी सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो समझने की ये बात है यहाँ पर कि वाकई में जो पूरी स्थितियाँ सामने दिखाई दे रही हैं, उन स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कितना ही जोर लगा रहे हों सत्ता में वापसी का, लेकिन बिना विपक्ष के उनके लिए सत्ता में आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कम से कम वो गणित बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं जो कि इस वक्त उनके सामने खड़ी हैं, उनसे टकरा रही हैं, लेकिन उनकी मदद कर रही हैं। देखिए विनीता, मुझे लगता है कि जब मुकाबले होते हैं तो वो 3-4 तरह के होते हैं, जैसे कि बैटिंग, गेमिंग, स्किल गेमिंग और स्पोर्ट्स। तो बैटिंग तो प्योर एक तरह का जुआ है, लेकिन गेमिंग और स्किल गेमिंग का मतलब ये है कि आपकी अच्छी स्किल होगी तो आप जीतेंगे ही मुकाबला। और स्पोर्ट्स में क्लियर कट ये है कि आपकी जितनी भारी तैयारी होगी वो आप जीत पाएंगे। तो जहां तक आप मिशन 24 का मामला है और नरेंद्र मोदी ने जो 370 सीट प्रेडिक्ट की हैं बीजेपी के लिए, 400 पार एनडीए के लिए, तो आगे यही दावा अगर खड़गे करते कि इंडिया अलायंस 350 सीट जीत जाएगा या 400 सीट जीत जाएगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की या इंडिया की उतनी तैयारी नहीं है, तो उतनी सीटें नहीं आएंगी। लेकिन अगर मोदी ये दावा करते हैं, बीजेपी ये दावा करती है कि वो 370 400 पार जाएगी, तो 2 कारणों से उसको लोग तुरंत मान लेते हैं। पहला तो ये कि उनकी तैयारी को वो सॉलिड मानते हैं, और इतना कि राम मंदिर की लहर से लेकर तमाम तरह की जो उनकी चुनावी तैयारी है उनको देखते हुए ये मान लेते हैं कि चलो इतनी सीट आई जाएंगी। और 50% लोग ऐसे हैं, तो 50% ऐसे लोग हैं जो ये मान लेते हैं कि ये तो कितनी भी सीट जीत सकते हैं, ये तो किसी भी चुनाव का चंडीगढ़ से कर सकते हैं। तो आधे ये भी हैं मानने वाले कि एक जितनी सीटें चाहे वो उतनी ला सकते हैं। तो ये है, इसको मैं कहता हूँ कि गेम ओपन है, लेकिन बीजेपी इसको अपनी जीत में अपनी बड़े दावे के साथ ये अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। अगर 370 सीटें बीजेपी जीत रही है, 400 सीटें एनडीए जीत रहा है, तो इसमें ऐलान करने की क्या आवश्यकता थी? बार बार 1 घंटे के भाषण में कम से कम 20 बार वो ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं तीसरे टर्म के लिए भी आ रहा हूँ? जनता का फैसला होगा और वो किसी भी रूप में आप सामने आ सकता है, आप जीत भी सकते हैं। और
और एडवांटेज बीजेपी तो है ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी गेम को और जिसमें मुकाबला किसी तीसरे के हाथ में हो, जैसे कि इसमें भी तकदीर जनता के हाथ में है, तो मैं आपको दो उदाहरण से याद दिला देना चाहता हूँ। ये मुकाबले बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं। पहला तो मैं हाल फिलहाल का ही गिना देता हूँ कि जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा था और फाइनल मुकाबले में भारत को विश्व कप विजेता एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही घोषित किया जा चुका था, लेकिन आपने देखा नतीजा क्या हुआ और भारत को भारी निराशा हाथ करनी पड़ी। दूसरा मैं 2004 का पॉलिटिकल मुकाबला गिना देता हूं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने आप को डन डील मान लिया था। तो हालांकि आज ही एक पॉलिटिकल लंच में मैं था और मैंने जब ये बात किसी एक कांग्रेसी नेता से कही तो उन्होंने कहा कि 2004 का जो केस था वो ईमानदार राजनीति का था, 2024 का ईमानदार राजनीति का नहीं है। तो मतलब एक तरह से वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो ये दावे किए जा रहे हैं उनको किसी भी तरह से फर्ज करके अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि भगवान करे कि एक ऑनेस्ट मुकाबला हो और उसमें दोनों पक्ष चुनाव में उतरे, जनता का जनादेश लें, उसको जनादेश को अपने लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। वो जब वो कोई दावा कर रहे हैं तो उन्होंने दावे के साथ साथ काम भी उतना कर रहे होंगे, लेकिन 370 का दावा मुझे उतना प्लॉजिबल नहीं लगता। तो क्योंकि 303 सीटें सारे उत्तर भारत की सीटों को सैचुरेट करने के बाद हैं और उन जहां पर आप 100% सीटें जीत चुके हैं वहां पर सीटें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और जहां सीटें आपकी बढ़ाने की गुंजाइशें हैं वहां पर आपको सीट मिल नहीं रही है। तो 370 का दावा मुझे उतना मजबूत नहीं लगता और आपको आखिरी दिन तक, चुनावी दिन तक इंतजार करना होगा कि कौन कितने पानी में किस राज्य में खड़ा था, और मुकाबला जब नतीजा जब सामने आएगा तो हम बताएंगे। और जैसा कि आपने कुछ नेताओं के बारे में कहा कि ये लोग फैसला बदल सकते हैं, मैं नेताओं पर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ राज्यों पर जाऊंगा कि जो अनप्रेडिक्टेबल राज्य थे, जैसे बिहार को इन्होंने बहुत हद तक साथ लिया है, लेकिन महाराष्ट्र ने अभी तक भी कुछ अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसका क्या रुख होगा चुनाव में ये पता नहीं है। हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, जहां पर 100% सीटें बीजेपी जीती थी, उनमें कितनी सीटें वो फिर से रिपीट परफॉर्मेंस कर सकती है, नहीं ये देखना है। बंगाल में जो 16 से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसको रिपीट परफॉर्मेंस कर सकती है, नहीं। तो ये बहुत कुछ मुकाबले ऐसे हैं जिनका अभी क्या पाना मुश्किल है, और मुझे इंतजार रहेगा 2024 के वर्डिक्ट का। मैं इसको डन डील नहीं मानता। यस, एडवांटेज बीजेपी है, लेकिन डन डील नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।